हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज जो है हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक स्कोर बूस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे एक आध नंबर के क्वेश्चन हमें कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के मैंने कई सारी जो है क्वेश्चन जो है मतलब वीडियोज़ जो है छोटे छोटे टॉपिक के मैंने बना के एक अलग से प्लेइंग लिस्ट बनाया है, स्कोर बूस्टर नाम से। आप वहाँ से इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक को उठाकर जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने कई सारे टॉपिक जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का कोशिश करा है। तो चलिए आज की क्लास को हम समझते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि एटमॉस्फेयर एक्चुअली में क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। मंडल का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ समथिंग। मंडल का मतलब होता है कि एक ही तरह के अगर चीज़ों का ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तो मंडल से पहले आपको समझना है कि मंडल क्या है, कि ग्रुप ऑफ द गैसेस है, या क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, वायु लगा है, एयर लगा है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ द एयर। मतलब अलग अलग तरीके के गैसों का ही समूह क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वायुमंडल जो है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। और जब ये गैसों का जो लेयर है, ये अगर गैस का लेयर है तो फिर यहाँ पे रुका हुआ कैसे है, इसे तो अभी तक गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रह्मांड है, वहाँ पे इन्हें तो कहीं ना कहीं चले जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये क्या है, अपने जगह पे रुके हुए हैं। तो इसका सबसे सटीक रीज़न क्या है कि हमारे जो पृथ्वी है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, इस ग्रेविटेशन फोर्स ने क्या कर रखा है कि इस चारों लेयर के गैस को अपने पास पकड़ कर अटैच करके रखा हुआ है, अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है, जिस वजह से क्या होता है कि तमाम के तमाम लेयर, ये हमारा अर्थ है तो इससे क्या है, लिपटे हुए हैं। तो चलिए ये बातें हमें समझ में आ गई कि गैस यहाँ तक क्यों रुके हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर या डिफरेंट काइंड ऑफ स्फेयर से हमें क्या हेल्प मिलता है, तो यही मेन मुद्दा है और इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है कि हमें उल्का पिंड से बचाता है, क्योंकि उल्का पिंड इतने खतरनाक होते हैं कि एक आज जो आप प्रशांत महासागर, दुनिया की सबसे बड़ी महासागर को देखते हैं, वो एक उल्का पिंड के वजह से है। आप सब जानते होंगे विश्व प्रख्यात डायनासोर नामक जानवर अगर आज दुनिया से विलुप्त हो गया है तो ये उल्का पिंड गिरने की वजह से हो गया। महाराष्ट्र का लोनार झील आप सब जानते होंगे, वो उल्का पिंड से गिरने की वजह से वो झील बना है। तो इस तरह से छोटे से लेकर बड़े तक का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। प्रशांत महासागर कोई छोटी महासागर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी महासागर में वो सबसे प्रथम में है, प्रथम श्रेणी पे आती है। तो वो भी बनने का कारण क्या था कि वहां पे उल्का पिंड ही गिरा था, जिसकी वजह से बाद में वर्षा की पानी की वजह से क्या हो गया, वो एक महासागर का रूप ले लिया। तो इस तरह से हम समझ गए कि उल्का पिंड से सुरक्षा हमें कौन देता है, ये अलग अलग लेयर्स जो हैं ये हमें देते हैं। और जो यूवी किरण आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, ठीक है, उस पारावैंगनिक किरण जो आती है, उससे हमें बचाने के लिए भी इसमें जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर एक ओजोन लेयर पाया जाता है जो हमें इससे सुरक्षा देता है। तो चलिए हम फटाफट समझते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में पृथ्वी के ऊपर कई तरह के गैस पाए जाते हैं, जिसमें से अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हमें नाइट्रोजन, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या मिलती है, दैट इज 76% अर्थ पे। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, आर्गन की बात करें 0.9% है, और CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो 0.03%। यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन 0.03% जो है बहुत कंफ्यूज करता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। और अदर की बात करें तो कुछ परसेंट में अदर गैसेस भी होते हैं, जैसे धूल कण, डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गया, ये सारी चीजें उसमें होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो हम ओवरऑल अर्थ को देखें और इसके बाहर देखें अभी तक गैस में कौन कौन से गैस है। तो चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि कितने लेयर्स होते हैं गैस के। तो इसमें जो है मेनली हमें जो है 4 लेयर देखने को मिलता है, और 5वां लेयर जो है ना, वो 5वां लेयर नहीं होकर बल्कि क्या हो जाता है, 5वां पूरा ब्रह्मांड को कॉन्सिस्ट कर लेता है। उसके आगे की किसी लेयर को समझा ही नहीं जाता, क्योंकि सबसे कम गैस जो है इसी लेयर में देखने को मिलता है। तो मेनली हमें 4 लेयर समझने हैं। इसी 4 लेयर में हमारा तमाम चीज़ें होता है, चाहे हम रिसर्च करते हैं, स्पेस एजेंसियों को भेजते हैं, हमारे यहाँ बारिश होता है, मौसम बदलते हैं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस 4 लेयर ओनली। ओजोन लेयर इंक्लूडेड इन दिस 4 लेयर्स। क्लियर है? तो चलिए फटाफट करके हम समझते हैं। सबसे पहले लेयर को समझते हैं। तो सबसे पहला जो लेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब हम इसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। तो जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा वाला जगह जो क्या होता है, वो कम ऊंचा होता है, और बाकी कंपेयर टू बाकी वाले जगहों पे क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई होती है। क्लियर है?
इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि इस जो मंडल है, जो क्षोभ मंडल है, ये करीब एवरेज अगर ऊंचाई हम देखें तो एवरेज ऊंचाई इसकी 14 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर है? 14 किलोमीटर इसकी एवरेज ऊंचाई को रखा गया है कि 14 किलोमीटर, बट 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसे मौसम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम परिवर्तन मंडल कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हम जितने भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो पक्षियाँ हो, हेलीकॉप्टर हो, यहाँ ध्यान रखिएगा हेलीकॉप्टर वायुयान अलग अलग चीज़ें हैं। तो पक्षी हो, हेलीकॉप्टर हो, बादल हो, मौसम हो, ये सारे की सारी चीज़ कहाँ पे होते हैं? ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर पे ही होते हैं। चाहे वो मौसम हो, बादल हो, बारिश हो, एवरीथिंग क्या होता है, सब यहीं का यहीं होता है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको एक बात और याद रखना है कि 165 मीटर जब हम अपने ऊंचाई बढ़ते हैं, 165 मीटर जब हमारा ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा बढ़ जाती है। क्या होती है? टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसी तरह से जैसे ही हम 30 से 32 मीटर गहराई पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 मीटर सेंटीग्रेड गर्मी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो एक जैसे ही हम 1 सेंटीग्रेड ऊपर जाएंगे, लगभग ये 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेल्सियस हमें क्या देखने को मिलेगा? 1 सेल्सियस ठंडी बढ़ जाएगी। क्लियर है? हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडी बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि जब हमारे अर्थ पे बड़ी बड़ी जो पहाड़े हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या बड़ी बड़ी पठारे हैं, वहाँ क्या होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। क्योंकि हम जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो हमें सूरज की गर्मी जो है, सिर्फ सूरज से गर्मी जो है हमें सिर्फ सूरज से प्राप्त होगी। कहाँ से प्राप्त होगी? सिर्फ सूरज से प्राप्त होती है। हमारे अगल बगल कोई ऐसा टेम्परेचर वाला चीज़ नहीं होता है जो हमें गर्मी दे सके। इसलिए हम जितना ऊपर की चढ़ाई चढ़ेंगे उतना ही ठंडा होता है। इसीलिए बर्फ़ के जो पहाड़ के ऊपर में क्या होती है, बर्फबारी वगैरह हमें देखने को मिलती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका भली अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि टेम्परेचर का चेंजेस किस तरह से होता है। इसके बाद क्या देखना है कि गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, वहीं ठंडी में घट जाती है। क्योंकि क्यों बढ़ जाती है? गर्मी में क्या होता है, गैस में जैसे ही गर्मी आती है वो फैलता है, और फैलने की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा लंबा स्फीयर बना देता है, काफ़ी बड़ा स्फीयर बनाने लग जाता है, जिस कारण इसकी ऊंचाई में चेंजेस, स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलता है। और ठंडी में यही आपस में क्या होते हैं, आपस में ज़्यादा अटैच होने लग जाते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, इसके जो स्फीयर हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्षोभ मंडल क्लियर हो गया। क्षोभ मंडल में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेट्स मूव ऑन द सेकंड लेयर एंड दैट इज समताप मंडल। दूसरे को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो ये 50 किलोमीटर तक होता है। कितना? 50 किलोमीटर तक होता है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ओजोन लेयर O3 पाया जाता है। ओजोन लेयर की बात करें, ये 30 से 40 किलोमीटर तक होता है, बिटवीन 30 टू 40 किलोमीटर। जैसे ये 50 किलोमीटर तक होता है तो इसमें 30 किलोमीटर जहां से, यहां से 30 किलोमीटर जहां आ जाएगा, वहां से लेकर और 40 किलोमीटर तक, मतलब 10 किलोमीटर तक इस ओजोन में क्या होता है, ये लेयर में क्या होते हैं, ओजोन होते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। क्या होते हैं? जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं, जो हम एक देश से दूसरे देश या फिर लंबी दूरी तय करते हैं, उसमें जो पायलट होता है वो यहाँ से उड़ाकर कहाँ पहुँच जाता है, समताप मंडल में पहुँच जाता है, जिसके बाद हमें हर चीज़ नीचे दिखने लगता है। आप बादल देखोगे, वहाँ जाकर एकदम स्टिल्ट हो जाओगे, ऐसे रुक जाता है एरोप्लेन। ऐसा लगेगा ना कि आपको, मतलब ये रुकता नहीं है, ऐसा हमें फील होता है, महसूस होता है कि ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे हमको चलता हुआ फील तभी होगा जब हमारे बगल वाला कोई सामान रुका होगा या ये धीरे चल रहा होगा और हम उसके बगल से गुजरेंगे स्पीड में, तभी पता चलता है कि हम चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम भी यहाँ ऐसे ऐसे चलने लगेंगे कैमरा के सामने और ये बोर्ड भी आगे घसकने लगेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका कैमरा जो है ये भी साथ में घसकने लग जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मूवमेंट कर रहा है, कौन रुका हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए कंपेयर करना पड़ता है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ ना बादलें दिखती है, ना ये क्या बोलते हैं, ना कोई बारिश दिखती है, ना कोई बादल दिखता है, ना कोई पक्षी, कुछ भी नहीं दिखता है भाई साहब। इसलिए यहाँ पता ही नहीं चलता कि चल रहा है कि रुका हुआ है। बात समझ में आई? तो समताप मंडल में क्या होते हैं, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। वायुयान में ही क्या, ये समताप मंडल में ही ओजोन देखने को मिलते हैं। इसका टेम्परेचर फिक्स होता है और काफ़ी ठंडी बर्फ होती है। यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होती है। जितना हम बताएं कि ऊपर जाएंगे ठंडा उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर फिक्स होता है, बर्फ यहाँ पे देखने को मिलती
मिलता है, और ओजोन लेयर 30 से 40 किलोमीटर बिटवीन होता है, मैंने आपको बताया। और ये ओजोन लेयर करता क्या है, जो ओजोन लेयर होता है वास्तविक में इस तरह से ओजोन लेयर ये करता क्या है, ये हमें यूवी रेज से बचाता है। किससे बचाता है? यूवी रेज से। यूवी रेज क्या करता है, हमें कैंसर से बचाता है। मतलब देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि मेलानिन पाया जाता है, जो जितना काला है हमारे भारत में उनके शरीर में उतने ज्यादा क्या है, मेलानिन पाए जाते हैं। और जिसके शरीर में मेलानिन पाया जाता है उसे जो है यूवी रेज कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है उसका। तो बात समझ में आ रहा है आपको? तो यूवी रेज मेनली किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यूवी रेज हमें कैंसर से बचाता है। जो ये लाइट किरणें जो आती रहती है उनसे हमें बचाता है यूवी किरण, उन्हें क्या करता है, छान कर भेजता है। क्लियर है? तो यूवी रेज समझ में आई। यूवी रेज उन सारे लोगों को दिक्कत होता है वैसे कंट्री में जहां गोरे लोग होते हैं। आप जनरली देखे होंगे कि विदेशी लोग, फॉरेनर लोग जो ना काफी गोरे होते हैं, उनका क्या होता है कि उनके शरीर में मेलानिन काफी कम पाया जाता है, काफी गोरे होते हैं, व्हाइट होते हैं। हमारे यहाँ उनको अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है उनमें जो है मेनली ये यूवी रेज जो है इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद ओजोन लेयर में छेद जो हो गया, इसको लेकर भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मतलब आपस में हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ये वो। तो ओजोन लेयर में छेद जो होता है वो कहाँ देखने को मिला है, तो ये अटलांटिका महासागर में देखने को मिला है। अटलांटिका में 2 छेद देखने को मिला है, लेकिन इसका टारगेट क्या हुआ है कि 2050 तक क्या किया जाएगा, इसी जो है मतलब ठीक कर लिया जाएगा। और मेनली अटलांटिका में है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना हमारा अटलांटिका, वहाँ पे जहाँ बर्फ वगैरह, वहाँ पे 2 जगह छेद देखने को मिला है, 1 और 2 छेद देखने को मिला है। क्लियर है? अटलांटिका में देखने को मिला है, उससे कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। मेनली हम लोग जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे, CFC, जो फ्रिज वगैरह में लगा होता था, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। तो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या किया जाएगा, ओजोन लेयर को रिकवर कर लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। क्लियर है? इतनी बात है। अटलांटिका में 2 छेद देखने को मिला है। उसके बाद कहता है ओजोन लेयर को अगर मेजर जो करते हैं, ओजोन लेयर को किससे, डाप्सन से करते हैं। ओजोन लेयर को डाप्सन से मापते हैं। ये भी एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। क्या है, डाप्सन्स क्या करते हैं, डाप्सन्स नाम के जो इक्विपमेंट हैं वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को नापने में मदद करते हैं। जैसे कपड़ा वगैरह को मीटर वगैरह से नापते हैं ना, उसी तरह से। अब कहता है गर्मी में ओजोन लेयर भी क्या होता है, पतला हो जाता है। गर्मी की वजह से ओजोन लेयर फैलता है और क्या होता है, पतला हो जाता है। कॉमन सी बात है। तो इतनी बात आप समझ गए। समताप मंडल भी होप आपको क्लियर हो गया होगा। समताप मंडल में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगी। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, एंड दैट इज अ मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसे, मेसोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल में कुछ ज्यादा ही चीज याद नहीं रखनी है। अप टू 80 किलोमीटर तक होता है ये, और इसमें टेम्परेचर जो है सबसे कूलेस्ट यही माना जाता है। बस यही आपको याद रखना है कि सबसे कूलेस्ट कौन होता है, तो मध्य मंडल होता है। और इसमें टेम्परेचर -80 सेल्सियस टू -90 सेल्सियस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे कूलेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, कि आपको क्या बताना है, फटाफट बताओ। मेसोस्फेयर बोलोगे या हिंदी में मध्य मंडल इसे कहते हैं। अब मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो यहीं आकर जलना शुरू हो जाते हैं। मेटेरॉइड से हमें बचाने का काम कौन करता है, यही करता है। आप देख रहे हो मेटेरॉइड्स यहां आकर क्या करने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे जलने लग जाते हैं और हम इनसे बच जाते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फेयर। आयन मंडल क्या है, आयन मंडल अप टू 40 किलोमीटर होता है। कहां तक होता है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहां से कितना हो गया, ये वहां से यहां तक 64 किलोमीटर तक कौन सा लेयर माना जाता है, आयन मंडल माना जाता है। जहां पे हमारी स्पेस एजेंसियां वगैरह जो जाती हैं, जैसे सुनते हैं ना आपके कि ये वैज्ञानिक 2 महीना रह के आए स्पेस में, 3 महीना रह के आए, तो रहते कहां है भाई साहब, कौन स्फीयर में, कौन से स्फीयर में रहते हैं, तो आपको क्लियरली बताना होगा कौन सा, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। किस में रहते हैं, आयनोस्फीयर में रहते हैं, आयन मंडल में रहते हैं। यहां पे और क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। पोलर उपग्रह जितने भी हम लोग PSLV छोड़ते हैं वो सारे के सारे इसी में छोड़ते हैं। किस में छोड़ते हैं, आयन मंडल में छोड़ते हैं। इसके बाद पोलर उपग्रह हो गया, इसके बाद ऑरोरा बोरलोसिस, जैसे आपने नाम सुना होगा, ऊपर हुआ तो ऑरोरा बोरलोसिस और नीचे हुआ तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलोसिस बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे उल्का पिंड जब ऊपर से गिरते हैं तो यहां आकर जब ये बर्न होने की वो प्रोग्रेस में आते हैं, तो यहां पे बर्न होने की वजह से अलग अलग लाइट इमिट करते हैं, और यही लाइट जो है हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देखने को मिलता है। तो जो ऊपर वाले पोल से, नॉर्थ पोल से दिखता है उसे ऑरोरा बोरलोसिस बोलते हैं, और जो नीचे वाले से दिखता है उसे ऑस्ट्रियोलोसिस कहते हैं। अब याद भी आप रख सकते हैं कि हमारे भारत के नक्शा में सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया ही है, उसके बाद जो है आपको सीधे ये साउथ पोल देखने को मिल जाएगा, अटलांटिका महासागर वगैरह। तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कॉस्मिक किरणें भी हैं जो इसी लेयर में पाए जाते हैं। अब कॉस्मिक किरणें जो होती हैं इनमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, अल्फा रेज से भी ज्यादा भेदन क्षमता कॉस्मिक रेज में होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कॉस्मिक रेज किस लेयर में पाए जाते हैं, तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो रेडियो किरणें हम भेजते हैं
उल्का पिंड बता ही दिया। इसके बाद रेडियो किरणें जो भेजते हैं, रेडियो किरणें जो है यहाँ से यहाँ जाती है और बहुत ही तेजी से जहाँ हम चैनल पकड़ा रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाती है। क्लियर है? यहाँ से क्या किया जाता है, जो भी हमारे यहाँ जो रेडियो स्टेशन वगैरह हैं वहाँ से किरणें यहाँ छोड़ी जाती है, फिर यहाँ से किरणें कहाँ जाती हैं, हमारे रेडियो तक, टीवी तक, टेलीविजन तक पहुँच जाती है। ठीक है, पहले आता था विविध ये भारत वगैरह आता था उसमें, अब जो FM वगैरह जो आते हैं उसका लेयर यहाँ तक नहीं आता है। ठीक है, तो रेडियो किरणें क्या होती हैं कि यहाँ से किरणें जो छोड़ी जाती हैं अर्थ पे से, वो किरणें रेडियो किरण से आके और जहां पे हमें जरूरत होती है वहां पहुंचा देती है। क्लियर हो गया इतनी बात? इस स्पेसशिप वगैरह का मैंने पिक्चर बना दिया ताकि आपके दिमाग में इमेज रह सके। क्या होता है यहाँ पे, जो स्पेसशिप वगैरह छोड़े जाते हैं वो सारे के सारे आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाला, यानी कि बहिर्मंडल को देखते हैं, जिसे एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल क्या है, ये भाई साहब इनका कोई लिमिट नहीं होता, ये मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया बस आपको समझाने के लिए। इनका लिमिट नहीं होता, यहाँ के सारे, यहाँ से सारे बाहर के जितने भी एनवायरमेंट है, जितने भी एटमॉस्फेयर है, जितने भी मंडल है, वायुमंडल है, सबके सबको किसमें हम लोग रख देते हैं, बहिर्मंडल में। और सबसे कम यहाँ क्या होता है, गैस की मात्रा यहाँ सबसे कम होती है, गैस की मात्रा सबसे कम होती है। और देखिए अप्रॉक्स एक एस्टिमेट रखा गया 962 माइल तक रखा गया। कितना? 962 माइल तक रखा गया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसमें ले लिया गया। क्लियर है? तो होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जा सकते हैं, बट मैं बिल्कुल रिफर करूंगा आप किसी अच्छी किताब से जरूर पढ़ लेंगे, ताकि बचा हुआ अगर कोई चीज रह जाता है तो आप डेफिनेटली इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज यही साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी इस तरह के इंटरेस्टेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे स्कोर बूस्टर प्लेइंग लिस्ट से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।